हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके क्लास के अनुसार, आपके स्टैंडर्ड के अनुसार जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैंने आज की क्लास में शामिल किए। और वो फिगर ऑफ स्पीच जो आपके सिलेबस के अंदर है, सिलेबस का मतलब जो भी पोएम आपके सिलेबस में है उनमें यूज किए गए हैं, वही फिगर ऑफ स्पीच मैंने इस वीडियो में शामिल किए। ठीक है, तो देख लेते हैं बारी बारी से कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास के लिए। तो पहला है सिमली। सिमली का मतलब होता है उपमा अलंकार। आप कहेंगे सर हिंदी में तो अलंकार हमने सुने हैं, इंग्लिश में भी अलंकार होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं अलंकार। ठीक है तो सिमली क्या होता है? एक उपमा अलंकार होता है। इसका मतलब क्या है? एक कंपेरिजन ऑफ टू थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स एज और लाइक। उपमा अलंकार कब होता है? सिमली अलंकार, सिमली कब होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर? जब दो चीज़ों के बीच में तुलना की जाती है, क्या लगाकर? एज या लाइक लगाकर। एज या लाइक शब्द लगाकर दो चीज़ों के बीच में तुलना करना सिमली कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, एज बिजी एज ए बी। यहाँ पर व्यस्त होने की तुलना किससे की है? बी से की है, एक मधुमक्खी से की है, तो एज लगा दिया। ठीक है ही इज लाइक, ही इज ब्रेव लाइक ए टाइगर, यहाँ पर लाइक लगा दिया। तो ऐसे ही एज या लाइक लगाकर दो थिंग्स के बीच में, दो चीज़ों के बीच में तुलना करना, दो व्यक्तियों के बीच में तुलना करना, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना करना क्या कहलाता है? सिमली कहलाता है। अब सेकंड है मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है रूपक अलंकार। इसके अंदर भी तुलना की जाती है, लेकिन कैसे? ए कंपेरिजन ऑफ टू थिंग्स विदाउट यूजिंग द वर्ड्स एज या लाइक। इसमें एज और लाइक शब्दों का प्रयोग किए बिना ही तुलना करना क्या कहलाता है? मेटाफर कहलाता है। एज और लाइक लगाकर तुलना कर दी तो सिमली, बिना एज और लाइक लगाकर तुलना की गई है तो मेटाफर। कैसे? माई मदर हैज़ ए हार्ट ऑफ गोल्ड, जिसे यहाँ कहा है मेरी माँ का दिल कैसा है? सोने के जैसा है। ठीक है, हैज़ ए हार्ट ऑफ गोल्ड, मेरी माँ का दिल कैसा है? हार्ट ऑफ गोल्ड, सोने का बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर तुलना तो की गई है, मदर के, माँ के हार्ट की तुलना किससे की गई? गोल्ड के जैसे। लेकिन यहाँ पर एज और लाइक नहीं लगाया। अगर इसको ऐसे कर दें कि ही, ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ही इज प्योर एज गोल्ड, तो यहाँ क्या हो जाता है फिर? बताना आप जरा। एज लगाकर तुलना की गई है तो इसका मतलब तो सिमली हो जाता है। बिना एज और लाइक की तुलना करना क्या कहलाता है? मेटाफर कहलाता है। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड है पर्सोनिफिकेशन। इसका मतलब होता है मानवीयकरण अलंकार। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल गया कि मानव के जिसके अंदर गुण हों, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के गुण हों। तो इसका मतलब है कि किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की, टू गिव ए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ए ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक, मतलब एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को किस के गुण देना? ह्यूमन कैरेक्टर को तरह बताना, मानवीय गुण को देना। ठीक है, माई हाउस इज ए फ्रेंड हु प्रोटेक्ट्स मी। मेरा हाउस, ये नॉन लिविंग है, इसको कैसे बोला है? इज ए फ्रेंड, वह एक मित्र है। माई हाउस इज ए फ्रेंड, अब हाउस को कैसा बोला है? मित्र बोला है। हाउस तो नॉन लिविंग हो गया, लेकिन फ्रेंड कैसा होता है? एक ह्यूमन क्वालिटी से बताई है। तो हाउस के क्वालिटी किसके साथ की गई है? एक हाउस को किसकी क्वालिटी दी गई, किसके कैरेक्टरिस्टिक दी गई है? एक फ्रेंड की। ठीक है, तो नॉन लिविंग को एक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी देना क्या कहलाता है? पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास। इसमें क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन ए फ्रेज। भाई फ्रेज हो सकता है, क्लोज हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, तो रिपीटेशन का मीनिंग होता है बार बार दोहराना। कॉन्सोनेंट साउंड, कोई भी इस सेंटेंस के अंदर या फ्रेज के अंदर कॉन्सोनेंट साउंड होती है वो रिपीट की जाती है, तो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे सेले सेल्स, सी सेल्स बाय द सी शोर, यहाँ पर एस जो साउंड है, इस एस की बार बार क्या की गई है? रिपीटेशन की गई है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया, एलिट्रेशन हो गया। आगे है एनाफोरा। इसका मतलब होता है पुनरावृत्ति करना। ठीक
ठीक है, किसी चीज़ को रिपीट करना, लेकिन कहाँ पर, कैसे? रिपीटिंग ए वर्ड और फ्रेज एट द बिगनिंग ऑफ ईच लाइन ऑफ ए पोएम, किसी भी पोएम की प्रत्येक लाइन की शुरू में, ठीक है, उसको रिपीट करना, किसी शब्द को या शब्दांश को। फ्रेज का मीनिंग होता है शब्दांश, शब्दों के समूह को फ्रेज बोलते हैं। तो या तो एक शब्द रिपीट किया गया हो या कुछ शब्दों का जो समूह है वो रिपीट किया गया हो। कहाँ पर? बिगनिंग ऑफ ईच लाइन ऑफ ए पोएम, किसी पोएम की शुरुआत में। जैसे यहाँ पर गिव लाइन के शुरुआत में हो, उसी को फिर यहाँ पर दोबारा से रिपीट किया गया है, गिव, गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ। तो गिव शब्द की यहाँ पर क्या की गई है? पुनरावृत्ति की गई है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? ये एनाफोरा हो गया। अब छठा देखिए, रिपीटेशन, इसका मतलब भी पुनरावृत्ति होता है, इसमें भी रिपीटेशन होता है। ए वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड 2 और मोर टाइम्स इन ए सेंटेंस। भाई एक वर्ड या कोई भी फ्रेज, शब्दों का समूह रिपीट किया जाता है 2 या 2 से अधिक बार। किसी भी सेंटेंस में कोई एक शब्द या कोई शब्दों का समूह वो रिपीट किया जाता है 2 बार या 2 से ज़्यादा बार, तो वो कहलाता है रिपीटेशन। ठीक है, अब रिपीटेशन से समझ गए होंगे, किसी चीज़ को रिपीट करना, दोहराना। ठीक है, तो होम स्वीट होम, यहाँ पर होम की क्या हो गई है? रिपीटेशन की गई। ठीक है, होम 2 बार प्रयोग किया गया। दिस हाउस इज वेरी वेरी वेरी, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर वेरी वेरी और वेरी शब्द की क्या की गई है? 3 बार रिपीटेशन की गई है। तो एक शब्द या शब्दों का समूह जब 2 या 2 से अधिक बार रिपीट किया जाता है तो वहाँ पर होता है रिपीटेशन। ठीक है, अब आप दोनों के अंतर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, क्योंकि दोनों के सामने ही क्या लिखा हुआ है? पुनरावृत्ति अलंकार। किस किस के सामने? एनाफोरा के सामने भी और रिपीटेशन के सामने भी, दोनों के सामने ही पुनरावृत्ति अलंकार लिखा हुआ। तो आखिर दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, रिपीटेशन कैन अकर एनीवेयर इन ए सेंटेंस। भाई रिपीटेशन कहीं भी आ सकता है, ठीक है, सेंटेंस में कहीं पर भी रिपीटेशन हो सकता है। बट एनाफोरा जो एनाफोरा कब होगा? रिपीटेशन विल अकर एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस और ए फ्रेज। भाई किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में, ठीक है, या किसी भी फ्रेज के शुरुआत में जो रिपीटेशन होगा उसको कहेंगे एनाफोरा, और वैसे शब्दों का रिपीटेशन कहीं पर भी हो सकता है, वो कहलाएगा रिपीटेशन। ठीक है, आगे है हाइपरबोल। हाइपरबोल का मीनिंग होता है अतिशयोक्ति, मतलब बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति अलंकार। हाइपरबोल इज यूज्ड फॉर एग्जेग्रेशन टू एम्फेसाइज, मतलब किसी चीज़ को अधिक बढ़ाने के, मतलब उसके गुण को अधिक बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। ही इज रनिंग फास्टर देन द विंड, मतलब वह हवा से भी तेज दौड़ता है। तो इसका मतलब हवा से तो वह तेज दौड़ नहीं सकता, लेकिन बात को अधिक बढ़ा चढ़ाकर उसकी विशेषता बताई जाती है। तो ऐसे जो अलंकार वो क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है, हाइपरबोल कहलाता है। आगे है पन। पन का मतलब होता है श्लेष अलंकार। ठीक है, ए सिंगल वर्ड हैज़ मोर देन 1 मीनिंग टू क्रिएट ह्यूमर। देखो पन का मतलब क्या है? एक शब्द का, शब्द एक ही होता है, एक सिंगल वर्ड होता है और उसका एक से ज़्यादा मीनिंग निकलते हों, ऐसे शब्द क्या करते हैं? ह्यूमर पैदा करते हैं, मतलब एक मजाक पैदा करते हैं, एक हास्य पैदा करते हैं। ऐसे अलंकारों को हम क्या कहेंगे? पन कहेंगे। ठीक है, जैसे वाइल प्लेइंग आई सा ए बैट, जब मैं खेल रहा था तो मैंने एक बैट देखा। बैट के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो बैट माने बल्ला जिसे खेला जाता है, ठीक है, और एक बैट होता है चमगादड़। तो यहाँ कौन से बैट की बात कर रहा है? इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया। तो एक शब्द के एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो शब्द है वो क्या कहलाता है? पन कहलाता है। ऐसे सेंटेंस के अंदर क्या होता है? फिर वो पन होता है, मतलब श्लेष अलंकार होता है। उसके बाद है एंटीथेसिस, विरोधाभास अलंकार। एंटी का मतलब विपरीत, इसके नाम से ही क्लियर हो गया कि विरोधाभास होता है। टू अपोजिट आइडियाज पैरेलल टू ईच अदर। अब कहते हैं कि इसमें 2 अपोजिट आइडियाज को व्यक्त किया जाता है। अपोजिट माने विपरीत, 2 विपरीत विचारों को क्या किया जाता है? पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ मतलब पैरेलल किया जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे हॉट एंड कोल्ड, गर्म और ठंडा। बिटर एंड कोल्ड, बिटर एंड स्वीट, कड़वा और मीठा, 2 अपोजिट वर्ड हो गए। तो इस प्रकार से इसमें क्या होगा? एंटीथेसिस। तो ये थे हमारे फिगर ऑफ स्पीच, मेनली जो आपकी पोएम में प्रयोग किए गए हैं।
ठीक है। अब हम पोएम के हिसाब से आज हम 2 पोएम का फिगर ऑफ स्पीच छाटेंगे, ठीक है। फर्स्ट 2 पोएम्स 12th क्लास की। पहली पोएम है जिसका नाम है माई मदर एट 66, ठीक। इसके अंदर देखो ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, या व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टंजा। इस स्टंजा की राइम स्कीम क्या है। राइम स्कीम का मतलब होता है लयबद्धता किसी भी शब्द का, ठीक है। मान लिया कोई भी शब्द है जिससे भी हमारा अंत होता है, उसके सामने भाई इस शब्द का जो अंत हुआ है वो किस तरह से हुआ है, ठीक है। भाई क्या इस की और इस साउंड की, इन दोनों शब्दों की साउंड आपस में मेल खा रही है या नहीं खा रही है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनकी मेल खाती साउंड तो वहाँ पर हम ए लिख देते हैं, मेल नहीं खाती तो उसके सामने भाई अगला वर्ड लिख देंगे, ठीक है, बी लिख देंगे। तीसरा भी मेल नहीं खा रहा तो सी लिख देंगे, ठीक है। मान लिया फिर चौथा जो लाइन है वो मेल खा रही है किस पहली लाइन से, तो वहाँ अगर चौथी लाइन और पहली लाइन का आखिरी शब्द एक जैसी साउंड दे रहा है तो वहाँ पर भी हम चौथे के सामने क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। तो फिगर ऑफ स्पीच और ये राइम स्कीम दोनों ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन पोएम में फिगर ऑफ, इसमें राइम स्कीम है ही नहीं, तो राइम स्कीम के बारे में इसमें नहीं ज़्यादा बताया जाएगा। नेक्स्ट जो पोएम होंगे हमारी उसमें राइम स्कीम होगी, तो उसमें आपको क्लियर कर देंगे कि राइम स्कीम क्या होती है। आपने इतना याद रखना है कि माई मदर एट 66 में कोई राइम स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्स में लिखी गई है, ठीक है। अब पहला स्टंजा है इसका, जो यहाँ पर रेड मैंने जो ये जो कुछ वर्ड्स यहाँ पर रेड किए गए हैं, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, स्टंजा है, फर्स्ट स्टंजा है। इसमें जो रेड किए गए हैं इन्हीं में क्या है, फिगर ऑफ स्पीच जो हमने जो है, ठीक है, वो हमने बताने कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर मैंने आपके आइडिया देने के लिए अपने को रेड किया हुआ है। तो अभी आप छाटेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच आखिर कौन सी, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस लाइन। कोई भी लाइन दे देगा यहाँ पर और पूछेगा भाई इस लाइन में कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई, या लाइन के स्थान पर इन दिस स्टंजा भी हो सकता है कि इस स्टंजे में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग की गई है। सपोज करें यहाँ पर आपको एक दे दिया, ये लाइन दे दी, ठीक है, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, फिर उसका चेहरा किसके जैसा है, एक कॉप्स के जैसा, मतलब एक डेड बॉडी के जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी तुलना की गई है, कवित्री ने अपनी माँ के चेहरे की तुलना की है किसके साथ, कॉर्प्स के साथ, डेड बॉडी के साथ, और क्या लगाकर की है, लाइक लगाकर। एज और लाइक लगाकर जब तुलना की जाती है तो उसमें क्या होता है, सिमली होता है, ठीक है। क्या होता है, कौन सा अलंकार होता है, सिमली होता है। सिमली क्या था, दो चीज़ों की तुलना करना एज या लाइक शब्द का प्रयोग करके। यहाँ साथ साथ मैंने आपको क्लू भी दिया हुआ ताकि आपको याद हो जाए, वहाँ से तो आपने जो लिखना ही है, ठीक है। जो भी मैंने इनकी पहचान फर्स्ट स्टार्टिंग में लिखवाई है आपको, वो अपने कॉपी में नोट करनी है, याद करनी है। लेकिन साथ ही साथ आप पोएम का स्टंजा जो करेंगे उसमें भी जब आपने ये लाइन उठाई है तो उसमें क्लियर भी हो जाएगा कि यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है और उसकी क्या पहचान है। जैसे पहला हमने किया सेंटेंस, इसमें लाइक से तुलना की गई है, तो जब लाइक या एज लगाकर तुलना की जाती है तो होता है उसमें सिमली, और सिमली क्या होता है, दो चीज़ों की तुलना करना एज या लाइक शब्द लगाकर, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल है फेस एसन। ध्यान करना जरा, अगर ये अकेला इतना ही पूछ ले, इस वर्ड को दे दे फेस एसन, किसमें बताइए कि भी इस फ्रेज में कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई, ठीक है। उसका चेहरा कैसे किसके जैसा है, उसका फेस माने चेहरा, एसन माने राख, उसका चेहरा किसके जैसा है, राख के जैसा, ठीक है। ऐसा होता है ना राख, तो फेस एसन राख के जैसा चेहरा। तो यहाँ पर किसकी तुलना की गई है, चेहरे की तुलना किससे की गई, एसन से की गई है। तो इसका मतलब क्या है, मेटाफर है, ठीक है, मेटाफर है। मेटाफर क्या होता है, बिना एज या लाइक के लगाकर डायरेक्ट तुलना करना क्या कहलाता है, मेटाफर कहलाता है। देखो दोनों का अंतर, एक ही स्टंजे के अंदर दोनों ही आए हैं, कौन कौन से, सिमली और मेटाफर, ठीक है। सिमली में तो आपने सीधी तरीके से याद कर लिया, एज और लाइक लगाकर तुलना की जाती है, और मेटाफर में बिना एज और लाइक के तुलना की जाती है। तो यहाँ पर फेस की तुलना किसके साथ की गई, किसको, फेस को कैसा बताया है, एसन बताया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया रूपक अलंकार, मेटाफर हो गया। स्टंजा नंबर 2, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो यहाँ पर आपके सामने एक जो स्टंजा है उसमें आपने देखना है कि कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये लाइन जो है रेड और ग्रीन जो की गई है उनमें आपने बताना है कौन सा है।
पहला है ट्री स्प्रिंटिंग, पेड़ों को क्या बताया है, स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ते हुए बताया है, ठीक है, पीछे भागते हुए दिखाया गया है। तो ये क्या किया गया है, देखो दौड़ने का काम कौन करता है, कोई लिविंग बीइंग करता है, ठीक है, मनुष्य करता है। तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जब पेड़ खुद नहीं भागते ना, पेड़ तो भागते नहीं, लेकिन यहाँ पर पेड़ को कैसे दिखाया है, स्प्रिंटिंग करते हुए दिखाया है, दौड़ते हुए दिखाया है। इसका मतलब ये मानवीकरण किया गया, पर्सोनिफिकेशन किया गया है, ठीक है। तो ट्री स्प्रिंटिंग में क्या हुआ, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, नॉन लिविंग को लिविंग की तरह दिखाना, मतलब एक ह्यूमन बीइंग के गुण उसमें देना, नॉन लिविंग को ह्यूमन बीइंग के गुण देना क्या कहलाता है, पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। अब अगला एग्जांपल देखिए, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ठीक है। इन दोनों के अंदर ही ये दो लाइनें हैं, मैरी चिल्ड्रन खुश बच्चे, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स अपने घर से बाहर दौड़ रहे हैं, निकल रहे हैं, ट्रीज स्प्रिंटिंग पेड़ जो हैं वो पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं। दोनों को अगर हम पढ़ें तो हमारे मन में एक इमेज आती, एक कल्पना आती है ना, एक चित्र सा बनता है ना, भागते हुए बच्चे दिखाई देते हैं हमारे, मतलब जैसे हम पोएम को पढ़ते हैं तो ऐसा चित्र बनता है जैसे बच्चे दौड़ रहे हों। और पेड़ों को भी हमने गाड़ी में बैठे हैं तो पीछे की तरफ हमने भागते हुए, मतलब यह उसको ऐसा लगता है कि पेड़ जैसे पीछे की तरफ दौड़ रहे हो, तो हमारे मन में क्या आता है, इमेज आती है, इमेज मतलब एक फ़ोटो सी बन जाती है। तो जहाँ पर किसी भी लाइन को पढ़कर हमारे मन में एक फ़ोटो सा बन जाए उस चीज़ का, तो उस समय होता है इमेजिनरी, ठीक है। इमेजिनरी मतलब किसी चीज़ की कल्पना करना। तो इस सेकंड स्टेंजा के अंदर दो हैं, कौन कौन से, पर्सोनिफिकेशन और इमेजिनरी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं थर्ड स्टेंजा पर, वेन पेल एज ए लेट विंटर्स मून। अब यहाँ देखिए जरा, आपको तुरंत पता चल गया होगा कवित्री ने क्या किया है, अपनी माँ के पीले चेहरे की तुलना किससे की गई है, विंटर्स मून, ठीक है, विंटर मून से की है, लेट विंटर्स मून, देर सर्द ऋतु का जो चंद्रमा होता है उसके साथ तुलना की है। लेकिन क्या लगाकर की है तुलना, एज लगाकर, ठीक है। तो जब एज लगाकर तुलना की जाती है तो आपको क्लियर हो गया होगा कौन सा अलंकार होता है, सिमली होता है, ठीक है। पेल एज लेट विंटर्स मून, तो इस लाइन में क्या है, एज से तुलना की गई है, ठीक है, तो वो हो गई सिमली। दो चीज़ों की तुलना करना, एज और लाइक शब्द, इनमें से किसी एक का प्रयोग करके तुलना करना क्या कहलाता है, सिमली कहलाता है, ठीक है। रिपीट किया है मैंने बार बार इन चीज़ों को ताकि आपको याद हो जाए, हर बार यहाँ पर लिखा हुआ है, आपकी सुविधा के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये स्टेंजा की लाइनें थी ना लास्ट में, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। जब आप ये करें ना तो अपने पोएम को, बुक को खोलना, ठीक है, और बुक में से आप देखना कि स्टेंजे में किस प्रकार से ये लाइनें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर रिपीट किया गया क्या, स्माइल, स्माइल और स्माइल। जब शब्दों का क्या किया जाता है, रिपीटिशन किया जाता है, बार बार उनको दोहराया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, रिपीटिशन होता है, ठीक है, पुनरावृत्ति अलंकार होता है। तो सेम वर्ड का एक से अधिक बार रिपीट होना, ठीक है, रिपीटिशन होगा। अब बात कर लेते हैं पोएम सेकंड, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, ठीक है। पेब्लो नेरुदा ने इसको लिखा है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। तो यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट स्टेंजा, अभी आपने बताना है कि कौन सा अलंकार इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है। जस्ट ए मिनट, जाओ अपनी जगह जा। फर्स्ट लाइन में देखिए वी विल, ठीक है, यहाँ पर देखिए दो शब्द हैं, ठीक है, जिनका जो उच्चारण है, जिनका प्रोनाउंसिएशन है वो किससे शुरू हुआ है, देखो डब्ल्यू से पहला वर्ड शुरू हुआ है वी, और विल भी किससे शुरू हुआ है, डब्ल्यू से ही। तो दोनों में क्या है, वह साउंड का रिपीटेशन हुआ है, ठीक है। और कैसी साउंड है ये, कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। तो जब भी किसी सेंटेंस के अंदर, जब भी स्टेंजा के अंदर क्या किया जाता है, रिपीटेशन किया जाता है, किसका, कॉन्सोनेंट का, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन ए फ्रेज और ए सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में या फ्रेज के अंदर कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन किया जाता है तो उसमें होता है एलिट्रेशन। तो इन दोनों ही लाइनों में क्या है, एलिट्रेशन है। वी विल
पहली लाइन में भी आया है और वी विल सेकेंड में भी आया है। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? एलिट्रेशन हुआ। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, ठीक है। लेट्स नॉट स्पीक, पहली वाली लाइन भी लेट्स से शुरू हुई है और आखिरी वाली लाइन मतलब इससे स्टेंजे की अगली लाइन भी लेट्स नॉट स्टॉप। तो दोनों में क्या कॉमन है? लेट्स नॉट या लेट्स से दोनों लाइनें शुरू हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स और यहाँ भी लेट्स है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में रिपीटिंग ए वर्ड और फ्रेज एट द बिगनिंग ऑफ ईच लाइन ऑफ ए पोएम, किसी भी पोएम की शुरुआत में, ठीक है, प्रत्येक, जैसे यहाँ पर दो लाइन है, दोनों के अंदर ही लेट से शुरुआत हुई है। तो ऐसी स्थिति में जब रिपीटिशन होता है, रिपीटिंग ए वर्ड और फ्रेज एट बिगनिंग ऑफ ईच लाइन ऑफ ए पोएम, पोएम की प्रत्येक लाइन के अंदर, प्रत्येक हम लोग हर लाइन की बात नहीं कर रहे, ठीक है, वो 2 लाइनें भी हो सकती हैं, 3 लाइनें भी हो सकती हैं। तो रिपीट किया जाता है किसी शब्द को या फ्रेज को, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स को रिपीट किया गया है। तो जब रिपीट किया जाता है किसी भी लाइन के शुरू में किसी भी वर्ड को या फ्रेज को, तो उसमें होता है एनाफोरा, मतलब पुनरावर्ती अलंकार, ठीक है। स्टेंजा नंबर 2, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, इट वुड बी एन एक्साइटिंग मोमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको और थोड़ा साफ दिखाई दे, क्लियर दिखाई दे, ठीक है। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, इट वुड बी एन एक्साइटिंग मोमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन, ठीक है। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। स्ट्रेंज आपने देख लिया, ये जो लाइन मैंने रेड की है या ग्रीन की है, वो इसका उद्देश्य क्या है, आपको क्लियर हो पाए, आप समझ पाएँ कि कहाँ पर कौन सा अलंकार लगा हुआ है, ठीक है। इन लाइनों को मैं आगे आपको दिखा दूंगा, ठीक है। विदाउट रश विदाउट इंजन, ये लाइन दोबारा से लिखी गई है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, विदाउट शब्द को रिपीट किया गया है, यहाँ भी विदाउट है, यहाँ भी विदाउट है। इसका मतलब जब रिपीट किया जाता है, सेम वर्ड को रिपीट किया जाता है एक से अधिक बार, तो उसमें क्या कहलाता है, रिपीटिशन कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिपीटिशन हो गया। उसके बाद है वी वुड, यहाँ देखिए आप दोबारा से वी वुड, ठीक है। वी वुड दोनों के अंदर ही, इसमें और इसमें वह साउंड की आवृत्ति हुई है ना, वह और वह, ठीक है। डब्ल्यू को हम वह साउंड से बोलते हैं ना। तो और ऐसे इसी तरह से सडन स्ट्रेंजनेस, इसमें भी से साउंड का रिपीटेशन हुआ है, दोनों के अंदर से साउंड का, पहले वाले में वह का, दूसरे में से का, तो रिपीटेशन हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है, एलिट्रेशन होता है, अनुप्रास अलंकार है। एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड इन ए फ्रेज, किसी भी फ्रेज के अंदर, फ्रेज होता है शब्दों का समूह, शब्दांश। तो किसी भी फ्रेज के अंदर जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है, दोनों ही कॉन्सोनेंट साउंड है ना, से भी और वह भी, ठीक है। तो ऐसे में एलिट्रेशन होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। स्टेंजा नंबर 3, fishermen in the cold sea will no harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers. ठीक है। तो पहले वाला है, यहाँ पर देखिए his hurt hands, ठीक है। अब जरा इन शब्दों को देख लेते हैं, यहाँ पर इस फ्रेज को देख लेते हैं, हीज हार्ट्स हैंड, यहाँ पर है, हार्ट में भी है, हैंड्स में भी है। तो 3 बार हैज जो साउंड है उसका रिपीटेशन हुआ है, ठीक है, बार बार इनको दोहराया है, ठीक है। ये कैसी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। ऐसे ही वार और विद दोनों में वह और वह, ठीक है, दोनों में क्या हुआ है, वह साउंड का रिपीटेशन हुआ है। ऐसे ही क्लीन क्लोथिस, ठीक है, दोनों में कै और कै, क्लीन क्लोथिस। तो इनमें, इन सभी में क्या है, कॉन्सोनेंट के क्या किए गए हैं, बार बार रिपीटेशन किया गया है। तो रिपीटेशन क्या होता है, ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन अ फ्रेज, किसी भी फ्रेज के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर क्या किया जाता है,
कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन किया जाता है, उसमें क्या होता है, एलिट्रेशन होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो इन लाइनों में कौन सा अलंकार हुआ, एलिट्रेशन। ठीक है। वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, यहाँ पर भी क्या किया गया है, रिपीट किया गया, शब्द को रिपीट किया गया, वार को, यहाँ भी वार है, यहाँ भी वार है। तो जब शब्द को रिपीट किया जाता है तो उसमें होता है रिपीटेशन। सेम वर्ड का एक से अधिक बार रिपीट होना क्या कहलाता है, रिपीटेशन कहलाता है। ठीक है। स्टेंजा नंबर 4, आई वांट, what I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want to truck with death. I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. अब ज़रा देखिए, यहाँ पर हैं आपके सामने हैं दो फ्रेज लिखी हैं मैंने, कौन कौन सी, वी वर, ये वाले हैं, ये वाले यहाँ दोबारा लिखे हैं, वी वर और सो सिंगल। इसके अंदर भी किसकी रिपीटेशन है, वह की। ठीक है, वह साउंड की रिपीटेशन हुई है, इसके अंदर से साउंड का रिपीटेशन हुआ है। ठीक है, सिंगल, सो सिंगल में। ठीक, तो जब रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, और दोनों साउंड कैसी हैं, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन साउंड है। ठीक है, CONSONANT। जब किसी भी फ्रेज के अंदर दो या दो से अधिक रिपीटेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड का, उसमें होता है एलिट्रेशंस। ठीक है, कौन सा अलंकार होता है, एलिट्रेशन होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो उसमें केवल इन दो फ्रेजेज में ही रिपीटेशन हुई है कि इसकी कॉन्सोनेंट साउंड की, इसलिए एलिट्रेशन अलंकार हुआ। स्टेंजा नंबर 5, जब आप लिख लोगे ना तो आपको बिल्कुल आसान लगेंगे ये। ठीक है, हो सकता है कि आप इनको पहली बार पढ़ रहे हो अलंकारों को, तो थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आपको हो सकता है कि आ रही हों, लेकिन एक आध बार पढ़ लोगे तो फिर ये नहीं आपको परेशान करेंगे। Perhaps the earth can teach us, as when everything seemed dead and later proved to be alive. Now I will count up to 12 and you will keep quiet and I will go. पहली लाइन के अंदर ही क्या किया गया है, देखो जरा, फर्स्ट लाइन के अंदर क्या गया, द अर्थ कैन टीच अस, धरती हमें पढ़ा सकती है। देखो, पढ़ाने का काम कौन करता है, धरती नहीं पढ़ाती, लिविंग बीइंग होता है, मतलब मनुष्य, उसमें टीचर हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो पढ़ाता है। तो जैसे हम यहाँ पर तुलना करते हैं इस प्रकार की, अर्थ को हम क्या बता रहे हैं, पढ़ाने वाला बता रहे हैं। ठीक है, धरती में पढ़ा सकती है, तो इसका मतलब अर्थ को क्या बताया है, एक लिविंग बीइंग की तरह बताया है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, कैसे गुण हो गए, पढ़ाने का काम तो कोई भी लिविंग बीइंग करता है, मनुष्य करता है, लिविंग बीइंग का मतलब यहाँ पर आप मनुष्य लेंगे। ठीक है, तो अर्थ कैन टीचर्स, धरती हमें पढ़ा सकती है, तो पढ़ा सकती है, ये तो क्या किया गया है, धरती का एक मानवीकरण किया गया, पर्सोनिफिकेशन किया गया है। टू गिव नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ए ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक, पर्सोनिफिकेशन कब होता है, किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक देना क्या कहलाता है, पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। तो अर्थ पढ़ाती नहीं, पढ़ाने का काम तो टीचर करते हैं। टीचर क्या है, एक लिविंग बीइंग है, एक ह्यूमन है, मनुष्य है। ठीक है, अब आगे देखिए, दो वर्ड आपके सामने है, डेड और अलाइव। ठीक है, तो डेड और अलाइव आप क्या एक जैसे वर्ड हैं या अलग अलग वर्ड है, आप कहेंगे जी बिल्कुल अपोजिट वर्ड है। तो डेड और अलाइव, ठीक है, जब अपोजिट है तो इसका मतलब क्या है, ये एंटी है एक दूसरे के। तो ऐसे में क्या होता है, एंटीथेसिस, मतलब विरोधाभास अलंकार होता है। एंटीथेसिस कब बनता है, टू अपोजिट आइडियाज पैरेलल टू ईच अदर, मतलब दो विपरीत जो विचारों को पैरेलल किया जाता है। डेड और अलाइव पोएम में कवि ने दो अपोजिट वर्डों को प्रयोग किया गया। देखिए जहाँ पर, एज व्हेन एवरीथिंग सीम डेड, जब हर कोई चीज़, मतलब प्रत्येक चीज़ कैसी लगती है, निर्जीव लगती है, मरी हुई लगती है। एंड लेटर, बाद में, प्रूव टू बी अलाइव, वही चीज़ जिंदा साबित होती है। ठीक है, तो डेड और अलाइव दो अपोजिट जो आइडियाज़ यहाँ पर व्यक्त किए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, एंटीथेसिस। ठीक है, तो ये थे हमारे अलंकार।
तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि इनकी डेफिनेशन को लिखना है, ठीक है। ये शायद 9 है, ये 9, ठीक है। इन 9 में से एक आध शायद इस पोएम में नहीं आया है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने ये नहीं लिखने, ये नेक्स्ट जो पोएम करेंगे उसमें ज़रूर मिलेंगे। इसलिए आप इसमें आप कोताही ना बरतें, लिखने का काम जरूर करें और साथ ही साथ इनको याद करें, ठीक है। कॉपी में ज़रूर लिखें, लिखेंगे तभी कुछ सीखेंगे। तो जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, वो हो गया इसी टॉपिक के ऊपर फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट पोएम में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच हो सकते हैं, ठीक है।